चलिए आज हम बात करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन की। देखिए हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर आप ये किस चीज़ का फोकस करिएगा कि एनसीईआरटी बुक से ऊपर कुछ चीज देंगे, जो थोड़ी बहुत जो इधर से उधर वेरिएशंस होगा वो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हमने नो डाउट हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के से रिलेटेड, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एज ए रिडॉक्स रिएक्शन से वो हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुका है, तो कोई बात नहीं। फिर भी हम इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा कि मैं मान लीजिए आप ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का दैट न्यूमेरिकल पोर्शन आल्सो कवर। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। देखो हाइड्रोजन इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट जो है एलिमेंट्स है, जो वो अर्थ पे है वो सबसे ज्यादा है। यदि मैं एलिमेंट की बात करूं, अर्थ की बात करूं तो हाइड्रोजन है, और ग्लोबल की बात करूं तो क्या है, मोस्ट हो सकता है। ठीक है, हालांकि परसेंटेज पे कोई क्वेश्चंस नहीं होता है, दैट इज द थ्योरेटिकल चीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिमिलरिटी की बात करें। देखिए यदि मैं अल्कली की बात करूं तो अल्कली में सबसे सिमिलरिटी क्या आती है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्कली का जो है, अल्कली मेटल का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बात करूं तो ns1 है। तो यहां पर सिमिलरिटी आ गई, क्योंकि देखिए द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल वो फिक्स नहीं है। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो क्या है, यदि एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, लाइक जैसे सपोज मान लीजिए हीलियम है, ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ यूं रखा जाता है, लिथियम यहाँ से लेके मान लीजिए ये फ्रांशियम्स है, तो हाइड्रोजन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए वो सारी चीजें डिस्कस हम कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, अल्कली मेटल, लाइक अल्कली मेटल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। यदि मैं बात करूं क्या हुआ, लाइक हेलोजन, यदि मैं हेलोजन के जैसे बात करूं तो इन हेलोजन इट इज NH2NP5। ठीक है, यानी ओनली वन इलेक्ट्रॉन required for inert gas electronic configuration। inert gas electronic configurations की बात, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यदि मैं बात कर लूं हाइड्रोजन 1s1 है, इट रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन, इट आल्सो रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन। तो यानी जहां पर ये सिमिलरिटी कर रहा है, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नियॉन की तरह हो जाएगा, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इट इज गोइंग टू बी आर्गन। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों चीजें क्या है, सिमिलरिटी आ गई है। इज इट क्लियर? यहां पर क्या होता है, सेकंड जो आता है कि यहां पर समहाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाता है लाइक अल्कली। ठीक है, यानी अल्कली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं HCl एक्वस मीडियम है तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। यदि मैं NaCl सिमिलरिटी कंपेयर करूं तो Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस होगा, तो यहां पर सिमिलरिटी कुछ आ रही है। ठीक है, यहां पर आप बात करें तो यहां पर क्या है, सिमिलरिटी क्या हो जाता है, इट कैन शो द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर आपको भी दिखाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, है ना। तो सिमिलरली हेलोजन क्या है, वो भी क्या है, नॉन मेटल है। तो यहां पर ये थोड़ा सा इसको सिमिलरिटी दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे लाइक अल्कली। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl है और HCl को मैं कंपेयर करूं तो Na के ऊपर +1 एंड H प्लस के ऊपर +1। तो यहां पर यदि मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली है तो वो +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, यदि मैं मान लीजिए यहां पर बात करूं, ठीक है, यहां पर मान लीजिए जैसे CCl4 ले लूं, है ना, या मान लीजिए
यहां पर मैं ले लेता हूं किसी भी NaCl और NaH ले लूं, ठीक है ना, बिकॉज हाइड्रोजन हैज अ स्ट्रांग एफिनिटी टू रिएक्ट विद मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो मान लीजिए नॉन मेटल के साथ ऐसा रिएक्शन हुआ तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा अल्कली। अब मान लीजिए मेटल के साथ हुआ तो मेटल का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही आने वाला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -1। तो लाइक दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन की बात करें तो हेलोजन कितना होता है -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो आया है वो भी क्या हुआ है -1। तो आप देख लीजिए यहां पर कई प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती है, सिमिलरिटी आ जाती है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि इसके सामने ये है, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं कि इसके सामने ये है तो यानी ये है तो ये है, ऐसा नहीं है। मैं अलग से था, मैं अलग अलग लिखूं तो मैंने सिमिलरिटी साथ में ही लिख दी कि जब भी आप रिवाइज करो तो कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो अल्कली मेटल में यहां पर इसकी बात इतनी इसने रिएक्शंस कर दी है, ठीक है। यदि मान लीजिए अल्कली मेटल के अंदर और सिमिलरिटी मैं देखना चाहूं, ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए फोर्थ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल्स लाइक अल्कली, ठीक है। अल्कली की तरह जैसे स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लीजिए अल्कली है तो आप देख सकते हैं यहां पर सोडियम ऑक्साइड मिलता है, सोडियम सल्फाइड मिलता है, NaCl मिलता है, तो सिमिलरली H2O मिलेगा, H2S मिलेगा और HCl मिलेगा, ठीक है ना, लाइक। तो यहां पर सिमिलरिटी आ गई, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, सामने वाले को रिडक्शन। याद करिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि डाउनवर्ड जाने पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे कोमर्सी प्लेग हो, ठीक है, कोमर्सी प्लेग हो। मेक श्योर हाइड्रोजन क्या जाता है, दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ है कि मान लीजिए जब भी ये सेल चलते हैं, ठीक है, ये हाफ सेल होता है, मान लीजिए ये हुआ है एनोड है, ये हुआ है कैथोड। थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूं, एनोड और कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा था Zn2+ Cu2+ था, ठीक है। Zn इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो Zn2+ विल गिव Zn2++ Cu। मैं हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि डिटेल में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे। अब आप देखिए यहां पर जो भी सेल चल रहा है, यहां पर जो भी सेल चल रहा है, ठीक है, मैं पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर यदि आप फोकस करेंगे तो आपको यहां पर जो रीडिंग मिलेगी वो इसकी मिलेगी, ना कि इंडिविजुअल की मिलेगी। इंडिविजुअल यदि हाफ ऑक्सीडेशन सेल और हाफ रिडक्शन सेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिडॉक्स में पढ़ा है कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, सेल तो पूरा ही चलेगा, हाफ सेल चलेगा नहीं। इसका मतलब यहां पर जो रीडिंग आएगी वो आएगी सेल पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मिलेगा। तो यहां पर जो भी रीडिंग आपको मिलती है वो कौन सी मिलती है, टोटल मिलती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। बट मान लीजिए मुझे इंडिविजुअल कंपैरिजन करना है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिलेटिव वैल्यू निकालनी पड़ती है। रिलेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस ले लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन को कैथोड, मान लीजिए कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते होंगे और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकते होंगे। जैसे ये एलिमेंट्स है कॉमन सी, सिल्वर गायब कर दिया मैंने, कॉमन सी, ये जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। और इसके ऊपर जो एलिमेंट है लेके 12 सरदार का नाम मांगे आलू माने जरा करारे फैंकी सीढ़ी कोई नीचे सुना प्रभु देवा है। ये सारे एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं और ये एलिमेंट हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। जब हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होने के लिए कहां होता है, कैथोड पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन ये हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इन भले यहां पर दोनों में बात करें तो स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड मान लीजिए दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, हाफ H2 है ना। तो दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू जीरो ली जाती, अज्यूम की जाती है कि जीरो है। यानी कल को मैं लिखता हूं कि भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Li2+ का 3.1 है, हम एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे कि लिथियम है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां पर मिलेगा कि S का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3 है। तो आप बोलोगे ये कैसे निकल गई, ये इसलिए निकली है क्योंकि हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस जीरो अज्यूम किया है। जीरो इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज अज्यूम कि भाई हाँ इसको जीरो ले लेते हैं तो उसके हिसाब से यदि 1 टाइम है तो 1 EV 1 वोल्ट, सॉरी 2 टाइम है तो 2 वोल्ट, 3 टाइम है तो 3 वोल्ट, 1.1 टाइम है तो 1.1 वोल्ट। और यदि हाइड्रोजन पावरफुल है तो नीचे वाले का जैसे इसका आता है -3.34 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +3.4। क्योंकि देखिए यदि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यदि ये प्लस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, या ये माइनस है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो ये हमने, आप देखेंगे फिर भी डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसलिए सिर्फ 11th में एक रेफरेंस होता है, इसलिए मैंने आपको सीरीज, मैंने पहले ही सीरीज रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम भी सीरीज समझा दी थी कि जो भी ऊपर है एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे अभी ध्यान दीजिए कि सोडियम है, कॉपर ऑक्साइड है, तो देखिए सोडियम तो ऊपर होता है तो सोडियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, तो कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। सोडियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, जैसे ये 2Na है तो ये 2Cu है। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कैन ऑक्सीडाइज एंड कॉपर कैन रिड्यूस। तो क्या भी देखिए हाइड्रोजन के नीचे है तो आप क्या बोलोगे, यहां पर आप देखेंगे सोडियम 0 है तो यहाँ क्या है, +1, यहाँ हाइड्रोजन 0 है तो हाइड्रोजन यहाँ +1 है। तो ये जो है दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो जो नीचे होगा, जैसे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था तो Cu2+ रिड्यूस हुआ था। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में जितना एलिमेंट नीचे होगा उसका रिडक्शन फेवर होगा और जितना ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन फेवर होगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहां पर मैंने काफी सिमिलरिटी आपको लिख दी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर हमने ये भी देख लिया है, ठीक है। देखिए यहां पर हम बात करें तो लाइक हेलोजन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ionization enthalpy of hydrogen is very high, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी याद है तो चलेगा, नहीं तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो like halogen it exists in diatomic form। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं तो H2, F2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लाइक हेलोजन इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड,
ठीक है, इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो CCl4 हुआ तो CH4 है, तो दोनों के दोनों क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये आपका लगभग मैंने रिवाइज करा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर चाहो तो आप एनसीईआरटी से वैल्यू ले सकते हो, बट मुझे जरूरत नहीं है, काम कोई आने वाला नहीं है, तो वैल्यू क्या याद रखो। आपको पता है फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस होती है, तो फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है और अल्कली की वेरी लो होती है, ठीक है। तो इसलिए, और हाइड्रोजन क्या है, बीइंग ए स्मॉलर साइज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो हायर, तो वो हेलोजन के को रिजेंबल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिमिलरिटी कुछ डिस्कशन करी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर ली है, तो अब आप देखो, अब कुछ काफी प्रॉपर्टीज अल्कली को रिजेंबल कर रही है, काफी प्रॉपर्टीज क्या है, हेलोजन को कर रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये तो बात थी सिमिलरिटी की, अब मान लीजिए डिसिमिलरिटी भी तो आएगी, कि डिसिमिलरिटी इसका मतलब ना तो वो हेलोजन को देख रहा है, ना मतलब क्या कहते हैं, अल्कली को रिजेंबल कर रहा है। कई बार ये भी तो आता है, ठीक है, ना हाइड्रोजन को कर रहा है ना अल्कली को कर रहा है। डिसिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, यानी डिसिमिलरिटी ना तो वो हाइड्रोजन को कर रहा है, मान लीजिए डिसिमिलरिटी विद हाइड्रोजन और अल्कली, सॉरी अल्कली, है ना। अब डिसिमिलरिटी की बात करें, डिसिमिलरिटी विद हेलोजन एंड अल्कली, यदि आप बात करते हैं आयनिक साइज ऑफ H+ आयन, यदि आयनिक साइज ऑफ H+ आयन की बात करें तो वो लगभग 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर आती है। बट इन जनरल क्या बात करें, यदि मैं पहला पॉइंट बात करूं तो जनरल आयनिक साइज क्या होती है, जनरल आयनिक साइज वो रेंज होती है 50 to 200 पिकोमीटर होती है। तो यहां पर काफी आती है, ठीक है, ये चीज आ गई है। दूसरा जो है, याद करिए हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो इमेजिन करके चलिए कि कैटायन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट साइज है हाइड्रोजन की, मैं H+ आयन सबसे स्मॉलेस्ट साइज है कैटायन की, तो यू कैन इमेजिन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ H+ आयन इज वेरी हाई, तो वेरी हाई होने की वजह से, H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन में फॉर्म होता है। जब भी इनिशियल क्लासेस में आपने देखा होगा तो आप pH पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, pH। तो नो डाउट इट इज द पावर ऑफ H+ आयन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। द करेक्ट वे इज टू राइट लाइक दिस, दिस इज द करेक्ट वे, बिकॉज हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। आप देखेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, क्योंकि साइज इतनी छोटी है कि वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो H+ के सराउंडिंग बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है, क्योंकि आपको पता है हेलोजन जो है उसके वो क्या है, किसी अदर एलिमेंट के साथ यदि वो केमिकली रिएक्टिव हो सकता है, बट ऐसे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन होगा, जैसे F- होगा तो वो HF बना देगा या NaF बना देगा, ठीक है। तो ये दो चीजें डिसिमिलरिटी थी। और आप बात कर सकते हैं डिसिमिलरिटी, ठीक है, यदि और डिसिमिलरिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए थर्ड डिसिमिलरिटी में बात कर लेता हूं। देखिए, आप बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ अल्कली, ठीक है, और ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आप बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, ओके। तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन कितना क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैंने Na2, यहां पर ये क्या हुआ है H2O, और मान लीजिए यहां पर मैंने Cl2O ले लिया है,
ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ अल्कली यानी मेटल, ये क्या होता है, दिस इज बेसिक इन नेचर, ये क्या होता है एसिडिक इन नेचर क्योंकि नॉन मेटल, ये क्या होता है न्यूट्रल। तो ये डिफरेंस बिहेवियर आ जाता है। और यहां पर मान लीजिए मैं रिएक्टिविटी की भी बात करूं तो नो डाउट रिएक्टिविटी अल्कली मेटल की बहुत ज्यादा है, अल्कली मेटल की ज्यादा है ड्यू टू लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटलिक कैरेक्टर भी ज्यादा है ड्यू टू हायर लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड हायर एटॉमिक रेडियस, कुछ भी ले सकते हैं एटॉमिक रेडियस की वजह से, या मोर मेटलिक कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। यहां पर हेलोजन वो भी हाईली है, हेलोजन भी क्या है, ठीक है, ये क्या है हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हेलोजन इज आल्सो हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू आप बोलोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान दीजिएगा अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इन दोनों के कंपेयर में इज वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। तो ये जो चीजें हैं, ये चार चीजें मैंने डिस्कस करी है, ना तो वो अल्कली को रिजेंबल कर रहा है ना हेलोजन को रिजेंबल कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली को करी, कुछ हेलोजन को करी और कुछ प्रॉपर्टीज तो दोनों को ही नहीं करी, दोनों को ही नहीं करी। इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा चाहिए लेना हो तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन 1/32 किलोजूल पर मोल आता है, और फ्लोरीन का जो आता है लगभग 1650, लिथियम का ये होता है, ठीक है, वो आप डेटा ले सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है, नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना समझ लीजिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई नियर टू दी हेलोजन, बस इतना ही ध्यान रखिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको पोजीशंस बात कर ली है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये पोजीशन, बहुत डिस्कशन होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन का, छोटा सा है वो डिटेल लिख लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इस पर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखिए अकरेंस ऑफ डायहाइड्रोजन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन बेस, बस फिर भी क्या है एग्जाम टाइम में रीड कर लीजिए। It is the most abundant element in the universe, 70% of the total mass and principal element in the solar atmosphere। क्योंकि जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि जो जहां भी सोलर एटमॉस्फेयर है या सन के अराउंड क्या जाता है, देयर इज ए हाइड्रोजन बॉम्ब या हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पर क्या है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड एंड इट गोइंग टू बी फॉर्म हीलियम, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में। Gain planet like Jupiter and Saturn mainly consist of hydrogen. Due to the light nature, it is much less abundant. But हाँ, यदि as a free form less है, but क्या हो जाएगा combined form 15.4 है। जैसे आप देखते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में वाटर ज्यादा है, तो वाटर में सॉरी यहाँ पर क्या है वाटर जो है दिस इज H2O एंड हाइड्रोकार्बन, इट कैन बी अल्केन, अल्कीन किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन है या किसी भी तरह का हाइड्राइड्स है, प्रोटीन्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम जानते ही हैं, इट कैन बी शुगर, स्टार्च, सेलुलोस, ये हमारे आसपास बहुत हैं। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन यानी CxH2O, जनरल फॉर्मूला यही बनने वाला है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा मिलता है, प्लांट्स तो नो डाउट उसमें स्टार्च आपको मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, दिस इज द पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड का मतलब क्या होता है CONH ग्रुप मिलेगा, ये आप स्टैंडर्ड 12 में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर प्रोटीन्स का आएगा। तो आप देखिए वंस अगेन प्रोटीन्स आप देख सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी एसेंशियल प्रॉपर्टी प्रोटीन्स हैं, सॉरी हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, या कुछ प्रोटीन्स हम हमारे क्या है फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे इनफैक्ट चलो मान लीजिए फूड सप्लीमेंट को छोड़ दीजिए, हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या होते हैं, दिस इज द पॉलीअमाइड फॉर्म ऑफ अमाइड, पॉलीअमाइड है ना, ये आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर प्रोटीन्स पढ़ेंगे। तो ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने अकरेंस में दे दिया है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इग्नोर नहीं करना है, बहुत सिंपल है,
ठीक है, बहुत सिंपल है। बट क्या होता है कि कई बच्चे लोग क्या, अरे यार आइसोटॉप्सी तो है, वो इग्नोर कर देते हैं और यू कांट इमेजिन इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आप इसको इग्नोर करना ही मत। ठीक है, इसीलिए मैंने, यदि आप, कई बच्चे क्या होता है कि एनसीईआरटी को रीड करने जाते हैं तो उनको कुछ बोरियत सी लगती है, तो इसीलिए मैं इसको ब्रीफ छोटे छोटे बारीक बारीक चीजों में कंप्लीट करता हूँ। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाता है 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? 11H, 21H एंड 31H। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। इसके अंदर पहला जो आएगा, दिस इज नॉन एज प्रोटियम बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रिशियम बोलेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। यदि मान लीजिए आप इमेजिन नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ देखोगे तो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पूछे हुए हैं। यदि मैं यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात करूं तो इसमें प्रोटॉन्स 1 आएगा। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन यहाँ 0, यहाँ 1, ये 2 आएगा। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन इसकी बॉन्ड एंथैल्पी चेंज आएगी। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर बात करें। ठीक है, यदि मान लीजिए प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर यदि मैं इलेक्ट्रॉन बात करूं, ठीक है, नो डाउट दिस इज रेडियो एक्टिव। यदि मैं बात करूं तो दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब जो अनस्टेबल होता है, एंड दैट पेरेंट एलिमेंट गेट कन्वर्ट इनटू डॉटर एलिमेंट, एंड it will eliminate the subatomic particle. This subatomic particle may be beta ray, may be alpha ray, may be gamma ray, meson या पॉजिट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल दें, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 12.33 ईयर्स होती है। ठीक है, हाफ लाइफ। अब आप देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, तो ये क्या बोलेंगे? दिस इज द टाइम टेकन, दिस इज द टाइम टेकन टू बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट का क्या है? 50% हो जाए। सपोज मान लीजिए इस स्टेज पे, मान लीजिए मैंने रीडिंग ले ली है इनिशियल, यानी टाइम 0 लिया है, और मेरे हाथ के अंदर के पास 10 ग्राम है। ठीक है, अब 10 ग्राम धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, 10 ग्राम धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है। मान लीजिए जैसे 10 ग्राम से 5 ग्राम हो गया है, मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो कितना टाइम, कितना हुआ? 10 ग्राम था, अब क्या हुआ? सॉरी, 5 ग्राम हो गया। तो आप क्या बोलोगे? अमाउंट कितना रह गया? 50%, क्योंकि 10 से 5 ग्राम हुआ है, इसका मतलब 50% ही रहा। पहले 10 ग्राम था, 5 ग्राम रहे, 50%, तो जो भी टाइम लगा होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। दिस इज द टाइम टेकन टू बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, इनिशियल मास या इनिशियल मोल या इनिशियल मोलारिटी, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो जनरली ट्रिशियम आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, नेचर में अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जनरली यहां पर आप देखते हैं, यदि मैं रेशियो की बात करूं, यदि मान लीजिए मैं पहला बात करूं, रेशियो की बात करूं, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का रेशियो जनरली 1:500 होता है, और इनफैक्ट हाइड्रोजन और ट्रिशियम का रेशियो 1:1600 होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यदि एक हाइड्रोजन का सैंपल लेता हूं, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, ये 1 है तो वहां पर 500 ये मिलेंगे, और ये 1 है तो ये 1600 मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक सैंपल लिया जिसमें यदि एक ड्यूटेरियम एटम है तो उसके अगेंस्ट में साथ में 500 आपको क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटियम। ठीक है, सिमिलरली यदि 1600 आपको क्या मिलेगा? यदि हाइड्रोजन मिलेगा तो उस समय ट्रिशियम 1 मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ट्रिशियम तो न के बराबर है। 1 ग्राम आपने हाइड्रोजन सैंपल लिया या 1 मोल सैंपल लिया, तो आप इसका रेशियो देख सकते हैं, ये आपके काम की चीज है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि इनमें बात करें तो देखिए इन सब के अंदर, तीनों के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। यानी जो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हुआ,
गेन एंथैल्पी हुआ है तो उसमें फर्क नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। यदि मान लीजिए सेकंड जो बात करें मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, थर्ड बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो सबसे ज्यादा काम की चीज है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है H2D2T2 मान लेता हूं, H2D2T2। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था लाइक F2Cl2Br2I2। हेलोजन के अंदर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसी पे डिपेंड कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है उसी पे डिपेंड कर रही है। तो बट ऑब्वियस है डिसोसिएशन एनर्जी भी उसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास है, देखिए यहां पर मास नंबर कितना है 1, यहां 2, यहां पर 3 है, तो जितना मास नंबर क्या हो जाएगा ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हालांकि ये नहीं होता है, इन दोनों में ही बात होती है, ये होता नहीं है, बट लिख दिया मैंने, लिख दिया कि एक ट्रेंड आपको याद रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां से कंक्लूजन क्या मिला है। यदि मैं मान लीजिए यहां पर कंक्लूजन जो मिला है, इसके बाद आप बोल सकते हैं, यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन ड्यूटेरियम। यही मीनिंग हुआ, क्योंकि इसका बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा तो जल्दी से कंपाउंड बना देगा, और इसका बॉन्ड लेट से टूटेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो इस इफेक्ट को रिएक्टिविटी आया, देखिए दोनों के अंदर आपके पास, दोनों के अंदर, जैसे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 21D भी लिख सकते हैं, या इसको 31T भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। अब आप देखो ऐसी चीजें आपको और कहीं नहीं मिली है, और कहीं नहीं मिली है, इसका रीजन भी दूंगा, है ना। तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम से ज्यादा है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट। क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा H2O D2O, बाकी कहीं नहीं मिलता। किसी भी आइसोटोप उठा लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ अलग अलग कंपाउंड मिलेगा। जबकि आपने H2O को लाइट वाटर बोलते हैं तो D2O को आप हैवी वाटर बोलते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज फर्क होती है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फर्क होगा। D2O का जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू H2O, ठीक है। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ा है कि D2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O से अलग होती है, OD की OH से अलग होती है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, देखिए आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए 17 8O, ठीक है। अब आप देखो प्रोटॉन कितना है 8 8 8, न्यूट्रॉन कितना है इसमें 8 9 और 10। रेशियो ले लीजिए N/P, ये 1 9/8 10/8, ठीक है। यहां पर आ गया है, यहां रेशियो लीजिए, यहां रेशियो लिख रहा हूं बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां रेशियो लिख रहा हूं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में N/P रेशियो, ठीक है। यहां पर क्या है 0/1, यहां पर 1/1, यहां पर 2/1। आप इमेजिन करके चलिए जस्ट डबल हो रहा है, यहां पर N/P रेशियो डबल हो रहा है, जबकि यहां N/P रेशियो डबल नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको यहां पर हाइड्रोजन के केस में आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेंगे, बाकी किसी के अंदर आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखेंगे। आप देख लीजिए ना, न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का रेशियो देख लीजिए, यहां पर आप देखोगे तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन जस्ट 1 बढ़ा, यानी 100% बढ़ा, यहां पर जस्ट डबल हो गया। यहां पर क्या है, 1 ही बढ़ा है ना, डबल थोड़ी हुआ है। डबल तो कब कहलाएगा, जब 16 होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे आइसोटोपिक, और इसका इंपैक्ट दिख ही रहा है ना यार, आप देखो ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में फर्क दिख रहा है ना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये यहां पर आपके पास है, ठीक है। अब आप और बोल सकते हैं, जैसे आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्यूज। टू फ्यूज का मतलब क्या हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से क्या होगा, गैस में कन्वर्ट करना। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में भी यही होता है। तो ये फिफ्थ एग्जांपल ले लिया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक का टॉपिक है।
ठीक है, ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, तो उसमें भी सेम ही ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, मेन चीज मेरा पर्पस था आपको ये चीज समझाना कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आइसोटोपिक इफेक्ट भी क्लियर हो गया है, कैन इमेजिन इस पे भी क्वेश्चंस बना हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर में पहले मैं सारा प्रिपरेशन तक खत्म कर दूं, उसके बाद टाइम रहता है तो उसके बेस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करूं, एक बार आ जाए फिर एक साथ लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, अब हम केमिकल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पे बात करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, नो डाउट लेबोरेटरी प्रिपरेशंस एनसीईआरटी में सिर्फ जिंक के साथ दी हुई है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जिंक इज एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, यानी सब जन की आज सुनो प्रभु अलबेला, मैंने फंडे भी बताया हुआ है, तो आप देख लीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिंक इज एम्फोटेरिक एलिमेंट, एल्यूमिनियम इज, तो अपन ने क्या बोला है, सब जन की आज सुनो प्रभु अलबेला, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं या एम्फोटेरिक मेटल बोल सकते हैं, which can react with acid and base। अब आप देख लीजिए कि जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो फंडा है वो क्या कितना काम आएगा, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे आलू मैंने जरा करारे, फेंकी सीढ़ी कोई नीचे सुना प्रभुदेवा है। ठीक है तो हटा दीजिए, है ना, को मर सी प्ले गो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू नीट में देखने को मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, दिस कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यदि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये स्टीम के साथ रिएक्शंस करेगा, और ये क्या हो जाएगा, नो रिएक्शंस विद वाटर, नो रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, यानी अब आप देख लीजिए इनमें से कोई भी ले लीजिए, तो दीज आर द हाईली रिएक्टिव, यानी मान लीजिए आपके पास सबसे पहला केस आ गया है कि मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया, पहला केस आ जाएगा विद कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में सबसे पहले मैंने ले लिया है कि Na+H2O विल गिव NaOH+H2। ठीक है, बैलेंस करना है तो आप यहाँ पर ये 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए, ये 2 NaOH कर दीजिए। अब इनमें कोई भी आ सकता है, ये मैंने Na लिखा है तो इसका मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए सेकंड क्या हो जाता है, विद हॉट वाटर या वार्म वाटर, विद हॉट वाटर मैंने कुछ भी ले लिया है, इनमें से मैग्नीशियम ले लूं, एल्यूमिनियम, जिंक ले लूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम प्लस वाटर, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन AlOH प्लस H2 बनता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको चाहिए 3 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 H2O हो गया। अब आप देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, विद स्टीम आ गया है, विद स्टीम आ गया है, तो आप स्टीम के अंदर कुछ भी ले सकते हो, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए Fe प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe प्लस H2, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, बैलेंस कर सकते हैं, ये 4 है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर दोनों साइड इवन करना है, सपोज मान लीजिए यहाँ मैं 4H2O करूं तो ये 3 आ जाएगा, डन, ये तो बैलेंस हो गया 4, तो ये 4H2 आ गया। तो अब आप देख लीजिए कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हुआ, इन सब में कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। जब मैंने इनमें से कोई भी, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ एल्यूमिनियम लिखा है, मैंने ये सीरीज इसलिए करवाई है कि कल को कहीं एग्जाम में आपको मैग्नीशियम मिले तो आप बोलोगे सर ने तो करवाया ही नहीं है, ऐसी गलती मत करिएगा। मैं एक एक एग्जाम्पल ही तो ले सकता हूँ, यहाँ पर है, क्योंकि आपसे रिएक्शन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर, तो इनमें से 3 ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन दे देगा, बाकी कोई ऑप्शन दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिएक्ट विद एनी वाटर, याद आएगा कॉमर्स से प्ले गो, स्टीम से साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा, ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीवियसली ईयर पे उठा के देख लीजिए। तो
यहां पर हमने बात कर ली थी कि लेबोरेटरी प्रिपरेशंस में सबसे पहले ये 3 प्रिपरेशंस फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना कर ली है। अब देखिए यहां पर आप बात कर सकते हैं कि मेटल हाइड्राइड, क्योंकि हम मेटल हाइड्राइड पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए चौथा केस जो आ जाता है कि मान लीजिए विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड कोई भी ले लीजिए। आपको ये पता है फर्स्ट ग्रुप का +1 होगा, सेकंड ग्रुप का क्या हो जाएगा +2। तो यहां पर मान लीजिए NaH ले लिया, वाटर ले लिया, है ना, तो वाटर मैंने ले लिया, या मान लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड ले लिया तो प्लस वाटर ले लिया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2, यहां मिलेगा CaOH ट्वाइस प्लस H2 मिलेगा। इज इट क्लियर? आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इससे पहले वाली रिएक्शंस में सब क्या था, रिडॉक्स था, क्योंकि ऑल आर एग्जिस्टिंग एलिमेंट्री फॉर्म। तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि फर्स्ट ग्रुप है तो +1 जाएगा, सेकंड ग्रुप है तो +2 जाएगा, थर्ड ग्रुप एल्यूमिनियम है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। डेफिनेटली मेटल इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, तो H+ क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है अभी तक। अब आप देखो यहां पर अब कंपाउंड है, तो जब कंपाउंड होता है तो हमेशा ध्यान रखना ये प्लस माइनस बना दीजिए। कैल्शियम +2 होगा, हाइड्रोजन -1 होगा, क्योंकि ठीक है वाटर में हमेशा जब भी है ट्रिक बना दीजिए, वाटर को H+ और OH- में ब्रेक कर दीजिए। 2+ को बैलेंस करने के लिए 2- चाहिए और 2H+ को 2H+ चाहिए, यानी 2H2O आ गया। आप देख लीजिए क्या बना है, CaOH ट्वाइस, क्या बना है 2H2। डन, क्लियर हो गया। यहां पर आपको देखेंगे तो यहां पर आप देखिए Na+H+- OH- H+, क्योंकि वाटर का तो आपको H+ OH- तोड़ना ही है, तो आप देख लीजिए NaOH+ H2। तो विद मेटल हाइड्राइड भी क्लियर हो गया है। अब आप देखिए इसके अंदर आप एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, विद एसिड एंड बेस। तो ध्यान दीजिए जिंक और एल्यूमिनियम ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस कर सकता है। मान लीजिए विद एसिड आ गया, ये सारी रिएक्शंस पड़ी हुई है, और मान लीजिए इसमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल है, मान लीजिए आपने एसिड डाल दिया, ये मान लीजिए जिंक डाल दिया, HCl डाल दिया, या जिंक प्लस H2SO4 डाल दिया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए सीरीज पढ़िए, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे आलू मैंने जरा करारे फेंकी सीधी कोई नीचे सुना प्रभुदेवा है। इसके ऊपर जितने भी होंगे रिडॉक्स में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, मेटल क्या है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मैंने यहां पर ऐसे लिखा है, मैं सोडियम लिख सकता था, एल्यूमिनियम लिख सकता था, मैग्नीशियम, लिथियम, कुछ भी लिख सकता था मैं। इधर क्लियर, जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा है। हाँ, मैं नहीं लिख सकता था तो कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन को यदि मैंने HCl के साथ रिएक्शंस करवाया या H2SO4 के साथ, ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इज इट क्लियर? जैसे Cu प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 दे देगा। ये गलती मत करना, सिंपल ZnCl2 प्लस H2, ये 2 मोल ले लो, यहां पर क्या आ जाएगा SnCl2 प्लस H2 आएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर विद एसिड आ गया, एल्यूमिनियम होता तो AlCl3 प्लस H2 हो जाता, सोडियम होता तो NaCl प्लस H2 हो जाता। वापस से देख लीजिए एलिमेंट्री फॉर्म है, तो यहां पर रिडॉक्स होगा। देखिए अब आप देखो विद अल्कली कौन रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक। कौन अल्कली रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक मेटल में कौन कौन थे, जिंक, Z प्लस NaOH, तो ये क्या देगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2 Zn प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, ये 2 आएगा, 2 to दिस, ये जिंक आएगा, इसे बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2NaOH बात कर ली है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन आता है एल्यूमिनियम प्लस NaOH, दिस इज गोइंग टू बी गिव सोडियम एल्यूमिनेट,
क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्योंकि बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि दीज आर एम्फोटेरिक, तो अल्कली से सिर्फ एम्फोटेरिक एलिमेंट ही रिएक्ट करेगा, जो भी मैंने बात करी है, ठीक है। पीबी भी ले सकते हो, एसएन भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों, ओके। अब आप देखो यहां पर आप देखेंगे, आप कभी भी भूल जाओ तो जिंक का +2 ही होता है, एल्यूमिनियम का +3 ही फिक्स होता है। तो आप देख लीजिए, आपका यहाँ +2 है तो यहाँ इवन चाहिए, ये +3 है तो यहाँ ऑड है। तो कई बार Na3Al O3 भी बनता है यदि उसके और आगे जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल चार्ज, टोटल इज +2, +1 × 2 +2, यहाँ आ जाएगा -4 +1, ठीक है। भूल जाओ कभी भी, मोस्टली तो ये पूछेगा नहीं, मोस्टली तो ये पूछेगा कि प्रिपरेशन पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर 2H2 आ गया है, मोल कंसेप्ट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 मोल ही है, ये O2 आ गया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर 1 मोल ही आपके पास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा तो हमको रेडॉक्स के हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ H2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए ये H2O आया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गेट बैलेंस बाय वाटर मॉलिक्यूल, रिडॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशंस की हुई है, ये कर ली मैंने। अब आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है। हालांकि जो बाकी जो रिएक्शंस हैं, जैसे ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन में नहीं दी है, बट कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शंस आपको ग्रुप 14 में दे देगा, ये रिएक्शन कब दे देगा, जैसे एल्यूमिनियम NaOH और एल्यूमिनियम विद HCl, ये रिएक्शन आपको दे देगा पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में दे देगा रिएक्शन एल्यूमिनियम कैन शो द एम्फोटेरिक मेटल, या फिर आपको यह दे देगा, तो वो ऐसा दे देगा। मान लीजिए जब सोडियम की रिएक्शंस हैं या आयरन की रिएक्शंस हैं, तो जहां भी पी ब्लॉक या डी ब्लॉक आता है या एस ब्लॉक आता है, वहां देता है। ये चीज का ध्यान रखना है, जो मैं लिखा रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि बाद में नहीं आएगी, अलग अलग आएगी, नॉट कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में सब एक साथ दी हुई है। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर मैं कॉमर्शियली भी करता हूं। देखिए, फ्रॉम कॉमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, C6H12 यानी क्या है, हेक्सीन। हेक्सीन को यदि आप हीट करते हैं तो बेंजीन प्लस 3H2 याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर जो सेकंड जो है, यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें तो क्या होता है, हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस अकर, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड में ये बात हुई है, ठीक है। वाटर का मैंने H+OH- थोड़ी देर के लिए डिवाइड कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं दिस इज एनोड एंड कैथोड। एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव किस पे पॉजिटिव जाएगा। एनोड एनायन याद रखना, कैथोड कैटायन, C4 कैथोड C4 कैटायन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोलिसिस आता है, करंट फ्लो होता है, तो इट इज हाफ प्लस O2 देता है। तो आप क्या बोलोगे, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वाटर जो है, देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O, या मैं थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं कि यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, तो देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूं O+2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिस जो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो लॉस हो रहा है, मैं मेरी ट्रिक से समझा रहा हूं। तो देखिए ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, तो मैंने हाफ O2 लिख दिया, ठीक है। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, अदरवाइज ये लिखा हुआ है। यदि मैं मान लीजिए कैथोड पे बात करूं, तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन,
ठीक है। रिडक्शन पे क्या हो जाएगा, जो H प्लस है यानी एक O, ये एक O चला गया तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा H2। जितना लॉस हुआ है उतना गेन हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप इस तरह से भी रिएक्शंस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि सर आपने तो H प्लस और OH लिखा है, तो मैं उस तरीके से भी समझा देता हूं। पहले इस तरीके से समझिएगा, दिमाग में यही होना चाहिए। तो बट आप बोलोगे सर ये OH माइनस है, तो ठीक लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो H प्लस से बैलेंस होगा, ठीक है। यानी जो यहाँ का हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो रहा है H प्लस में, क्योंकि -2 और प्लस -1 चार्ज और -1 चार्ज, ठीक है। अब आप देखो 2H प्लस एंड H2 ये आ गया है। ओवरऑल रिएक्शंस कंबाइन कर लो, 2H देखो 2H प्लस H प्लस, तो बचना क्या है H प्लस एंड OH माइनस विल गिव H2 प्लस हाफ O2। इज इट क्लियर? तो ये 2H2O कर दीजिए या हो जाएगा, है ना, ये ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया है वाटर का। अब आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरा केस, यहाँ पर थर्ड ले सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द एक्वस फॉर्म ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्क क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि साथ में आपके देखो होना यही है, होना यही है, होगा क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड में Ba2+ भी आएगा, क्योंकि Ba2+ भी आएगा, बट आपके पास दो ऑप्शन है, Ba2+ और H+ में से कोई दोनों में से एक रिड्यूस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब या तो H+ एक्सेप्ट करेगा या Ba2+। अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि बेरियम और हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस है। बेरियम से बनता है Ba2+, H से H+ बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, तो ये हायर होगा। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो रिवर्स लो होगा यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हायर होगा। तो आप क्या बोलोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ से H मोर देन Ba2+ से Ba, तो ये E लिख दीजिए, E0, ठीक है। क्योंकि बेरियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो हाइड्रोजन का उल्टा रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा। रिडक्शन का मतलब आयन से मेटल बनना, ऑक्सीडेशन का मतलब मेटल से आयन बनना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस भी करोगे तो भी क्या होगा, भले बेरियम आयन गया, H+ के साथ बेरियम भी गया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन आयन क्या बोलेगा कि भाई तू साइड में हो जा, तेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बट मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मेरा हक पहले बनता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए Ba2+ को साइड में करके H+ इलेक्ट्रॉन पहले ले लेगा, ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा है, यानी बेरियम Ba2+ फास्ट बनेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये फास्ट बनेगा, दिस इज द फास्ट, तो उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो। यानी ये फास्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, स्लो, ये क्या हो जाएगा, फास्ट, ठीक है, समझ लीजिए। यानी मैंने H2 लिख दिया है, ये फास्ट है, ये स्लो है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, फास्ट, ये स्लो, तो यानी ये क्या है, रिडक्शन पहले होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, फोर्थ भी क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रो, इसमें भी सेम ही है, फोर्थ नंबर भी क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH कर रहा हूं। एक्वस NaOH नहीं, NaCl, सॉरी NaOH नहीं, NaCl। अब आप समझिएगा इसमें क्या होता है कि अब देखिए एक्वस NaCl, अब इसके अंदर आपके पास क्या हुआ है, वाटर का H+ OH माइनस तो जाना ही जाना है वाटर का। अब आप इसके साथ जुड़ क्या गया है, Na+ और Cl- भी जुड़ गया है, बट आप देख लीजिए कि यहां पर E0 H+ H इज मोर देन E0 Na+N। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब रिडक्शन और उल्टे का मतलब ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
Cl माइनस और OH माइनस में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, बट आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपना नेगेटिव चार्ज इजीली नहीं छोड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, यहां नीचे लिख दीजिएगा, मैं यहां लिखना है स्टेबिलिटी की बात करूं तो नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, उल्टा। यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, उल्टा। इसका मतलब यहां पर Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। यदि 2Cl माइनस लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और हाइड्रोजन और सोडियम में तो हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन कैथोड पे बना और क्लोरीन कहां बना, एनोड पे। तो ये हमने प्रिपरेशंस कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यदि आपके पास देखें और है, जैसे मान लीजिए लेन प्रोसेस है, तो अभी लेन प्रोसेस मैंने बताया है आयरन का। देखिए आयरन प्लस स्टीम, यदि मैंने आयरन प्लस स्टीम Fe प्लस स्टीम Fe3O4 बनाया था, उसे लेन प्रोसेस भी बोलते हैं, LANE। ये भी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, तो आप उसका ही लेन प्रोसेस पढ़ रहे हो तो गड़बड़ी मत करिएगा। देखिए मान लीजिए नेक्स्ट जो आ जाता है फिर किस, हाइड्रोकार्बन। मान लीजिए हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन विद स्टीम, ठीक है। यदि हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन विद स्टीम आ जाता है, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट एग्जांपल CXHY प्लस वाटर, तो दिस इज ये हुआ, या CH4 प्लस स्टीम हुआ, ठीक है, या कार्बन प्लस स्टीम हुआ, ठीक है, या मान लीजिए खुद वाटर गैस आ गई, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आ सकती है, ठीक है। CH प्लस Y है, सॉरी मैं यहां पर लिख रहा हूं, याल्के लिख दीजिए, CnH2n प्लस 2, ये आया, दिस इज बॉन्ड CO प्लस H2, CO प्लस H2, ठीक है। ये गैस, स्टीम का मतलब गैस, 1273 केल्विन निकल, 1273 केल्विन निकल, 1273 केल्विन निकल, ठीक है। तो अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। तो ये बना CO प्लस H2, ठीक है। यहां बना 2 और 3, 3H2, ठीक है। यहां पर CO, तो यदि मैं मान लीजिए N लेता हूं तो ये N आ जाएगा, 2N 2N, तो 4N प्लस 2 हो रहा है, 4N प्लस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2N प्लस 1 H2 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, CO प्लस H2 को, CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। एंड वाटर गैस के साथ साथ उसको सिंथ गैस भी कहते हैं, सिंथेटिक गैस, क्योंकि CO प्लस H2 से आप मिथेनॉल और बहुत मिथेनॉइक एसिड, ठीक है, मिथेनॉल भी बना सकते हैं, इसीलिए इसको सिंथ गैस भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इसको सिंथ गैस या वाटर गैस भी बोला जाता है। मान लीजिए कि ये जो है, ये जो प्रिपरेशन है, इसको क्या है, गैस क्लैरिफिकेशंस भी बोला जाता है। यानी यदि इस से आप बना रहे हैं तो गैस क्लैरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या सॉरी नॉट गैस क्लैरिफिकेशंस, कोल, उल्टा बोल रहा हूं, कोल गैसिफिकेशन, यानी कोल से गैस बना है, कोल से क्या बना है, गैस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यदि मैं मान लीजिए CO प्लस स्टीम भी यूज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो दीज आर द सम प्रिपरेशंस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रिपरेशंस मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। ठीक है, तो कॉमर्शियली डाइहाइड्रोजन 77% पेट्रोकेमिकल से मिलता है, 18% कोल से मिलता है, 4% अभी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ BOS ट्वाइस, एक्वस NaCl से मिला, और 1% अदर सोर्सेस। ये हम ऑलरेडी अभी पढ़े हुए हैं, जैसे अभी पढ़ा है एल्यूमिनियम विद NaOH, NaH प्लस H2O, ये सारी रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी है। यानी कई बार पूछ ले कि प्योर हाइड्रोजन किससे मिलता है, तो आप बोलोगे ये 3 मेथड है। अभी एल्यूमिनियम विद अल्कली पढ़ा,
कैल्शियम हाइड्रेट एंड सोडियम हाइड्रेट विद वाटर पढ़ा, और मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या जिंक ट्रीटेड विद एनी एसिड ये भी पढ़ा है। तो जिससे प्योर हाइड्रोजन ब्रेक होता है, ठीक है। तो मैंने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बात है हम नेक्स्ट क्लास में बात कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।